नमस्कार। आज हम जरा झांक रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों की दुनिया में। हम्म। मतलब वो कायदे कानून जो तय करते हैं कि राज्य का पैसा, हमारा आपका पैसा कैसे खर्च होगा। जी। हमारे पास इसका जो स्रोत है वो है हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 की सरकारी अधिसूचना। हाँ, ये 2009 में आए थे। सही। क्योंकि वो जो 1971 वाले पुराने नियम थे वो शायद अब उतने कारगर नहीं रहे थे, है ना? बिल्कुल, जरूरतें बदल गई थीं। हाँ। काफी कुछ अप्रासंगिक हो गया था। तो आज का हमारा मकसद है इन नियमों की कुछ मोटी मोटी बातें समझना। जी। कैसे सरकार पैसों का हिसाब किताब रखती है, कैसे इसमें वो कहते हैं ना पारदर्शिता और समझदारी लाई जाती है। बिल्कुल सही। और ये नियम सिर्फ सरकारी दफ्तरों के लिए नहीं है। हाँ। ये दिखाते हैं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार कैसे अपने कामकाज में एक अनुशासन, एक खुलापन लाने की कोशिश करती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कुछ बुनियादी उसूलों से बात शुरू करते हैं। नियम 10 है जिसमें वित्तीय औचित्य के मानकों की बात कही गई है, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। इसका क्या मतलब हुआ अगर आम भाषा में समझें? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि हर सरकारी अधिकारी को जब वो जनता का पैसा खर्च कर रहा हो तो उसे वैसी ही सावधानी बरतनी चाहिए जैसी कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति अपना निजी पैसा खर्च करते समय बरतता है। अच्छा, मतलब जैसे हम अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही कोई भी अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निजी फायदे के लिए नहीं करेगा। मतलब पूरी ईमानदारी और किफायत, फिजूल खर्ची से बचना है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। सिद्धांत तो बहुत ऊंचा है। और सिर्फ खर्च ही नहीं, पैसों के प्रबंधन का क्या? जैसे बजट नियंत्रण कैसे होता है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया? हाँ, उसके लिए भी नियम है। नियम 37 और 40 है। वो साफ कहते हैं कि कोई भी खर्चा जो बजट में मंजूर हुआ है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ महालेखाकार यानी ऑडिट की नहीं है, जिम्मेदारी उस विभाग की है जो खर्च कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना है। मतलब विभाग खुद जिम्मेदार है? जी हाँ। और एक और चीज है नियम 41 में, वो ये कि वित्तीय वर्ष के आखिर में मतलब मार्च में बजट खत्म करने के चक्कर में अंधाधुंध खर्च नहीं करना है। हाँ, वो मार्च रश वाली बात। बिल्कुल। और अगर पैसा बच जाता है तो उसे समय पर सरेंडर करना है, वापस बताना है। अच्छा, यानी योजना बनाकर खर्च करना जरूरी है, ये नहीं कि बस पैसा खत्म करना है। अब आते हैं सरकारी खरीद पर। चाहे वो कोई सामान खरीदना हो, मेज कुर्सी, कंप्यूटर या फिर कोई सेवा लेनी हो, इसमें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है? ये बड़ा मुद्दा रहता है अक्सर। हाँ जरूर। इसके लिए नियम 91 में मूल सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि खरीद में दक्षता हो, पैसा बचे, पारदर्शिता पूरी रहे, जो सामान या सेवा दे रहे हैं उनके साथ उचित व्यवहार हो और मुकाबला मतलब कंपटीशन बना रहे। फिर नियम 97 से लेकर 104 तक खरीद के अलग अलग तरीके बताए हैं। अलग अलग तरीके? जैसे हाँ, मतलब छोटी मोटी खरीद कैसे होगी, बड़ी खरीद के लिए विज्ञापित निविदा यानी एडवर्टाइज टेंडर कैसे होगा, किन हालात में सिर्फ एक ही वेंडर से मतलब एकल निविदा से खरीद सकते हैं, हर चीज के लिए प्रक्रिया है। और पारदर्शिता के लिए क्या खास उपाय है इन नियमों में? नियम 109 इसी पर जोर देता है कि जो टेंडर के दस्तावेज हों वो बिल्कुल साफ हों, कोई गोलमोल बात ना हो। और जो आपूर्तिकर्ता हैं, जो टेंडर भरना चाहते हैं, उन्हें सवाल पूछने का, स्पष्टीकरण मांगने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि सबको बराबर का मौका मिले और सब कुछ खुला रहे। अच्छा, खरीद हो गई तो फिर अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी तो होते होंगे? जी हाँ। उनके लिए क्या सिद्धांत है? उसके लिए नियम 153 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अनुबंध की शर्तें एकदम स्पष्ट हों और निश्चित हों। कोई ऐसी शर्त न हो जिससे बाद में अचानक कोई बड़ी देनदारी सरकार पर आ जाए। हाँ, अनिश्चित देनदारियों से बचना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक हो सके सरकार के जो मानक अनुबंध फॉर्म है उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें वो मूल्य भिन्नता मतलब प्राइस वेरिएशन क्लॉज या फिर नुकसान भरपाई लिक्विडेटेड डैमेजेस वाले क्लॉज भी होते हैं, ताकि सरकार का हित सुरक्षित रहे। जी ठीक है। अब सरकार के पास बहुत सारी संपत्ति भी होती है, सामान होता है, कुर्सी मेज, कंप्यूटर, गाड़ियां, मशीनें। इसका प्रबंधन कैसे होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट? हाँ, इसके लिए पूरा अध्याय 7 है। इसमें माल की प्राप्ति, उसका भंडारण और नियम 143 के तहत उसका पूरा हिसाब किताब रखने की बात है। हिसाब किताब कैसे? मतलब क्या सामान आया, कहाँ रखा है, किसको दिया गया, सब दर्ज होना चाहिए।
फिर नियम 140 कहता है कि समय समय पे भौतिक सत्यापन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, गिनती करके देखना कि सब कुछ अपनी जगह है या नहीं। ये तो जरूरी है। और एक दिलचस्प बात नियम 143 में है, लाइब्रेरी की किताबों के बारे में। अच्छा, किताबों के बारे में क्या? उसमें कहा गया है कि अगर कुछ किताबें एक निश्चित सीमा तक, जैसे प्रति 1000 जारी की गई किताबों पर 5 तक, अगर वो गुम हो जाती हैं तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते ये किसी की लापरवाही या बेईमानी से ना हुआ हो। अरे वाह, ये तो प्रैक्टिकल बात है। थोड़ी गुंजाइश रखिए। और अगर सामान बिल्कुल बेकार हो जाए, अनुपयोगी, तो उसके निपटान यानी डिस्पोजल के भी नियम हैं। नियम 146 में बताया गया है कि उसे कैसे बेचा जाएगा या हटाया जाएगा, उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो मतलब हर चीज के लिए नियम है। जवाबदेही कैसे तय होती है अगर कोई नुकसान हो जाए या ऑडिट में कुछ निकले? देखिए, नुकसान की रिपोर्टिंग के लिए नियम है। ऑडिट अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब समय पर देने की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अपने दावे जैसे यात्रा भत्ता है, मेडिकल का खर्चा है, उनके लिए भी नियम 174 से 178 तक समय सीमा तय है। अच्छा, कर्मचारियों के बिल पास होने की भी टाइम लिमिट है? जी, ताकि सब काम समय पर हो। तो कुल मिलाकर इन सब नियमों का सार क्या निकलता है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए एक तरह का वित्तीय संविधान जैसा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। एक विस्तृत ढांचा है ये, जिसका उद्देश्य यही है कि जनता का पैसा सही तरीके से, पारदर्शिता के साथ और हाँ, समझदारी से इस्तेमाल हो। जटिल तो है, काफी सारे नियम हैं। हाँ, नियमों का जाल तो है, पर इसका मूल उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही ही लाना है। हर स्तर पर नियंत्रण रखने का एक प्रयास। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है जिसके साथ हम शायद अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं, वो ये कि नियम तो बहुत अच्छे हैं, विस्तृत हैं, पर असल में जमीन पर इनका पालन कितना प्रभावी ढंग से होता है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई फिजूल खर्ची रोक पाते हैं? और ये जो सरकारी ऑडिट होता है, उसके अलावा क्या आम जनता के लिए भी कोई तरीका है ये देखने का, निगरानी रखने का कि पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। तो इसी सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय की ऐसी ही गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। नमस्कार।